विद्युतवंशी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज इसी सीरीज जो इकोनॉमी की सीरीज एनसीईआरटी चल रही है, इसी को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9th का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग चर्चा करेंगे। कल मेरा जो पालमपुर की कहानी चैप्टर रहा, अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो सीरीज चल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही पावरफुल है। आप इसे देखेंगे और पाएंगे कि आप बदला हुआ एकदम जो जैसे पहले थे वैसा नहीं रहेंगे, कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको डेली कुछ न कुछ नया सीखने के लिए देंगे। तो आइए चलते हैं, संसाधन के रूप में लोग जो चैप्टर है इसकी चर्चा हम करते हैं। अवलोकन क्या है, बात करेंगे। वो लोग संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक संपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। क्या है? वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। परिचय देखेंगे कि संसाधन के रूप में परिचय क्या है, कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक साधन है। क्या है? कि दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक साधन है। एक मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा मानव स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। क्या करते हैं कि जब विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा, यानी मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों को उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भारत की हरित क्रांति का एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। योजना आयोग भारत सरकार जो स्रोत दिया हुआ है कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? यह उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है, क्या ये 1 रुपया पैसा तथा डॉलर के समान है? ये उससे भी अधिक है। देखते हैं उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है। क्या होता है? उच्च आय से न अधिक शिक्षित और न अधिक लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि,
और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के द्वारा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनाने का प्रयास कैसे करते हैं। शकल की कहानी पे हम उदाहरण लेंगे कि शकल की कहानी क्या है। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सीमापुर में रहते हैं। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज करती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे प्रोन्नति दी। अब विलास की कहानी क्या है? वो तो शकल की विलास कहानी। विलास 11 वर्ष का लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा और जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदी और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी माँ में पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। आपने इन दोनों मित्रों की कहानियों को पढ़ा होगा और सुना और समझा कि कैसे एक मानव पूंजी और एक भौतिक पूंजी से कुछ नहीं, एक विलास और एक शकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया जो कि अच्छा खासा कमाने लगा, बल्कि विलास एक मछुआरा बन के रह गया क्योंकि इसके पास पैसे की कमी थी। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों से हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर का पास जाने से साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माता करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार के पालने पोषने के लिए सीमित हो गया। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद किसी दूसरे व्यक्ति के प्रतिफल देता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में
निवेश से मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में भी निवेश की ही तरह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षा माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है कि उसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित करते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। ये विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों को कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी और विकसित बने हैं। आप लोग जापान के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं थोड़ा हम देखेंगे। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों के संलग्न हैं। हमने देखा है कि विलास मछलियाँ बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तो आप लोग जानते होंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान देंगे। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य और मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल हैं, जैसे उद्योग। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। क्या करते हैं? ये क्रियाकलाप क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। हम ध्यान देंगे कि आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं में अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का सुलेखा उत्पादन आता है। देखेंगे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुषों खेतों के काम करने के लिए होता है। शकल की माँ शीला खाना पकाती है और बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला के परिवार के पास पोषण के लिए कोई सेवा प्रदान करती है, उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। क्या किया जाता? उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती है। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। जब श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं उनके लिए पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी आय कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करते हैं। शिक्षा और
कौशल किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। क्या होता है कि अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और कौशल स्तर हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम परिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही की सहपाठी से पूछें कि वो क्या बनना चाहती है। आप लोग ज़रूर पूछें कि जो तुम्हारी दोस्त है या सिस्टर्स है उससे पूछें कि वो क्या बनना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ महिलाओं ने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सेवा वगैरह में हाथ आजमाया है। जनसंख्या की गुणवत्ता की हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा में निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती हैं। साक्षर और स्वास्थ्य सेवाएं जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। शिक्षा क्या है? अब अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय जैसे प्रगति निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% यानी 3.1% बजटीय अनुमान हो गया। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक बजटीय अनुमान 2020-21 से घटकर 2.8% बताया गया। इससे साक्षरता दर 1951-52 एक सेकेंड टेक्निकल इश्यूज एक सेकेंड इससे घटकर साक्षरता 1951-52 में 18% से बढ़कर 2018 में 85% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% से बिहार में
62% ही है। और वर्ष 2019-20 में इस प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 7,78,842 लाख से भी अधिक गाँव में फैली होली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु के सभी स्कूल बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की ये समयबद्ध पहल है कि इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा के नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ कर दिए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति के सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत के इसमें शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना के उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु के नामांकन में 27% तक की वृद्धि 2018 में रही। ये विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती ये रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थानों के अवसरण पर भी केंद्रित हैं। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तो विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 में 2019-20 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में वृद्धि छात्रों के नामांकन तथा अध्यापक भर्ती सारणी 2.1 देख सकते हैं। ये जो सारणी है, कितने विश्वविद्यालय बढ़े, उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन तथा संकाय जो दी हुई, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2019 की दी हुई है। और इसकी वेबसाइट जो है ये आप वेबसाइट देख सकते हैं www.ugc.ac.in report 2019 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। फर्म का उद्देश्य, ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं क्या होगा कि क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है। आप इन क्वेश्चनों को लिखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आप फिर बैक करके पढ़ेंगे, आप समझ नहीं आ रहा दोबारा देख लेंगे वीडियोस, पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए? अपना मत रख सकते हैं। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना, या क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या की अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वस्थ सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण है। देखेंगे कि इन उपायों को अपनाने के जीवन प्रत्याशा जो है, आप टिकड़ी दी होती है, टिकड़ी जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं। इन उपायों को अपनाने में जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 से 69.4 वर्ष अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 के 145 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20 यानी
20.0 2018 में थी और मृत्यु दर 6.2 2018 पर आ गई। कहाँ 20, कहाँ 6.2, देख रहे हैं आप। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है और शिशुओं की संक्रमण में से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की है, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे डाल करके, ठीक है। ये जो दिया हुआ है कि 2014 में क्या स्थिति थी और 2019 में स्थिति क्या है, ये आप रिपोर्ट H देख सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है आप इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप इसको ध्यान दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो रिपोर्ट है ये आपको देख सकते हैं कि उपकेंद्र हैं, PHC हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHC हैं, जो कि नर्सदाई हैं वगैरह वगैरह जो भी है, तो आप देख लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन को आप करना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन लिखेंगे 30-30 शब्दों में, 40-40 शब्दों में, तो आपकी आदत जो है बढ़ेगी और आगे जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों? आप अपनी राय रख सकते हैं, राय सीमित ही रखें, क्योंकि आप जोड़ सकते हैं किसी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहेंगे, जो आपको लगता है कभी अस्पताल गए हों, CHC गए हों या कहीं भी जाते हैं, आपको कौन सी कमी लगती है, आप मन में सोचते होंगे कि ये इस हॉस्पिटल में कमी है, तो आप इसमें दर्शाना चाहें दर्शा सकते हैं कि आप हाल में जिस अस्पताल में गए उस पर चर्चा करें। किसी अस्पताल में आप गए हों बीच में, तो उस अस्पताल के ऊपर चर्चा करें। तुम आगे देखेंगे कि हम आगे अभी देखेंगे कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी देखें, शकल की माँ शीला, शकल की जो माँ है वो शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने में गुजार देते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अब इसको हम चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी, क्योंकि माँ घर पे रहती है, शीला जो है वो घर पे रहती है, सीतू जीतू घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उनको क्या बेरोजगार कह सकते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी के दर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। मतलब आप आपने 12th पास किया और आप पढ़ाई जारी करें तो आप बेरोजगार नहीं हैं। अगर आपने 12th पास करने के बाद उसी अकॉर्डिंग रोजगार खोज रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो आप बेरोजगार हैं। वही बता रहा है कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित बेरोजगारी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती, और ना ही जीतू और जीतू शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। वही बात है, क्योंकि शीला की बाहर काम करने की इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होती और जॉब न मिलता तो बेरोजगार थे, मतलब वो अपने घर का कामकाज करती है। अगर वो बाहर काम करने की इच्छुक थी और उसे रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगार है। समझ रहे हैं? तो ये होता है श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसीलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है और अपने घर से बाहर जाकर प्रश्न के लिए इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। अब आप 3 वर्ड आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है
और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है और शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, तो हम आइए चर्चा करते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ समय व्यस्त रहते हैं, कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को ही अधिक काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसे प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इस खेती के काम में काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब काम जरूरत है 3 लोगों को काम करने की, आप लोग 8 लोगों को लगा रखे हैं, कोई मतलब नहीं है, उत्पादकता उतनी ही होगी जितने 3 लोग से कर सकते हैं, ये बता रहा है। शहरी क्षेत्रों में अब बात करेंगे कि शहरी क्षेत्र के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में समर्थ हैं। एक अध्ययन में हम बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को बेरोजगारी में अधिक तेजी से बढ़ी है। ये विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति में सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। बेरोजगारी से युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ये बड़ा सामाजिक अपव्यय है। ये क्या है? बहुत बड़ा सामाजिक अपव्यय। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली में अलगाव में वृद्धि होती है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ये संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है लेकिन वे
जो भी उत्पादन होता है उसे पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादन फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार और परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। क्या होता है कि कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाले अर्थव्यवस्था क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता की कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमानों पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण, तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीकी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। आइए जानने के लिए इस कहानी को पढ़ें, कैसे गांव अर्थव्यवस्था के परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गांव की कहानी। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल, इकोनॉमी क्या है, एग्जाम्पल्स के बिना एग्जाम समझ ही नहीं सकते। बहुत बोरिंग लगता है कि जब एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। आप बहुत सरल सब्जेक्ट है इकोनॉमी, आप अगर इसमें लग जाते हैं तो कठिन नहीं है। अब देखने से तो डर लगता ही है। फिर इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप देखेंगे एक कहानी, एक गांव की कहानी है। क्या समझते हैं? एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था तथा उससे सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इसमें से एक परिवार ने अपने बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वही उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चों स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की की सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसानों को कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। ये समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पादन को लोगों को बेच सकते थे, उनके गांव के बाजार में आते थे। उस समय के साथ वह गांव, जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह तरह के लोग परिपूर्ण हो गया। एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उन्हें जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित कर दिया। ये सारांश को थोड़ा देखते हैं कि आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगते किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की होने वाली आर्थिक क्रियाओं विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः एक अध्याय के आप देख सकते हैं जिनमें पहले रोजगार नहीं था, बाद में रोजगारित हुआ। मैंने प्रचंड बेरोजगारी, मौसम बेरोजगारी,
वह शिक्षित बेरोजगारी की चर्चा करी और तीनों क्षेत्रों के बारे में चर्चा करी। आप लोग देखेंगे, अगर नहीं समझ आता है तो फिर बैक करके देख लेंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखने से आपको समझ आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक बने रहे होंगे। और हाँ, जो क्वेश्चंस दिए हैं संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? आपने इतना पढ़ा है कि संसाधन के रूप में लोक से आप बता सकते हैं मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से अन्य संसाधनों में कैसे भिन्न है। आप सकल और विशाल की उदाहरण दे सकते हैं। आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, सकल का अच्छा उदाहरण है। आप जापान को ले सकते हैं, ठीक है। मानव पूंजी से स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, आप देख सकते हैं कि कैसे वो रोगी हो गया, वो स्वास्थ्य है। इन चीज़ों को लेकर के आप दे सकते हैं। महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के आप इन पर चर्चा करेंगे और जो भी आपको डाउट होता है हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम उस पर कल की वीडियो में अवश्य चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।